हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीए फाउंडेशन के आरटीपी जून 23 पर। तो आरटीपी रिलीज हो चुकी है और अब तक आप लोगों ने अपने कोर्सेज को भी बिल्कुल खत्म कर लिया है। तो आइए फटाफट से बच्चे लोगों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आरटीपी। और रिवीजन टेस्ट पेपर जो है, जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें जो आपके पांचों एक्ट है उनके क्वेश्चंस का कुछ सैंपल क्वेश्चंस आप कह सकते हो वो आपको दे रखा है, जिससे आपका रिवीजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाए। तो प्रीवियस ईयर की आरटीपीस के जो लेक्चर हैं वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। हालांकि उनका लिंक जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उनको भी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चे लोग फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दे रखा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के जो भी हमारे 5-6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इनमें से आपको पहचानना है कि यार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा है ए हु ओन्स 2 कार सेलिंग रेड कार टू बी, लेकिन बी सोचता है कि वो तो ब्लैक कार परचेज कर रहा है भाई, यानी कि उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड तो कहीं है ही नहीं, अनसर्टिनिटी है। सो यहां पे किसी तरह का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और रीजन अपने सामने बहुत क्लियर है कि यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड जो है, कॉन्सेंसस एडिडम जो है वो नहीं है। सो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। ए धमकी दे रहा है थ्रेटन टू शूट बी इफ इट डज नॉट लेंड हिम ₹2 लाख, और बी एग्री कर जाता है। धमकी देना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन का पार्ट हो गया, इसीलिए ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, सी पार्ट कहता है ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकीन ड्रग्स, यानी कि इलीगल एग्रीमेंट हो रहा है, और इलीगल एग्रीमेंट हो रहा है इसलिए ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज ये तो इलीगल हो गया। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलो, इलीगल बोलो, वॉइड एग्रीमेंट बोलो, मेनली अपना पार्ट इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक ₹50,000। ए उसको बोलता है कि इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक 50,000, क्या वो उसकी बाइक 50,000 में खरीदना चाहता है। बी एग्री हो जाता है बाय करने के लिए, तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्राइस है, सब कुछ ठीक है। तो यस, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन यहां पे कर रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। तो मिस्टर एक्स एग्री टू राइट ए बुक विद द पब्लिशर बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स की डेथ हो गई, मींस पर्सनल क्वालिटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था और पर्सन की डेथ हो चुकी है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पॉसिबल हो चुका है। और इम्पॉसिबल होने की वजह से भी यहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर, क्लियर। तो ये बहुत सीधा सीधा सा रीजन, आप भी आंसर देख भी लेंगे अपन, तो आपको रीजन देकर के अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा एक पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ चुका है ऑलरेडी। एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट का जो पॉइंट है अपना, वहां से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जो आप एप्रोप्रिएशन पढ़ते हैं ना, वहीं का क्वेश्चन लग रहा है। मिस्टर हरीश, और अमाउंट भी वही है, मिस्टर हरीश ने 3 बिल्स जो हैं उनके पेमेंट के लिए चेक इशू किया है। एक है 12/120 का जो ड्यू हो गया था मई 18 में, एक 5650 का जो ड्यू है अगस्त के अंदर, और एक 9680 का है जो मई 21 के अंदर इतना पैसा ड्यू पड़ा है। अब मिस्टर हरीश जो है वो इसका पेमेंट करने जा रहा है, और बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इन्फॉर्म किए उसने 2 चेक भेज दिए। पहला है 9680 का। अब हमारा रूल बहुत क्लियर है भाई कि अगर बिना कुछ इंटीमेशन कोई चेक आ रहा है और वो किसी अमाउंट से एग्जैक्टली मैच करता है, जैसे आप देख रहे हो ये 9680 से जो मई 21 वाले से मैच करता है, तो अपने को पहले ये एडजस्ट कर देना चाहिए। तो ये अमाउंट तो यहां से एडजस्ट हो जाएगा। अब दूसरा है हमारे 15,000, तो इसको कहां से एडजस्ट करें, तो 15,000 में से हम लोग बहुत सीधा सीधा सा है 12,120 हमारा जो पहला लोन दिख रहा है, अगर कोई इंटीमेशन नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है, तो यहां पे क्रेडिटर की चॉइस पे होता है और वो यूज करता है फीफो मेथड। जो पहला आया उसको पहले एडजस्ट करेंगे। इवन सबसे बढ़िया चीज समझना, टाइम बार डेप्थ भी अगर आपको लगे कि सर ये 2018 वाला तो टाइम बार हो चुका है, तो भी आप रिकवर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इसके अंदर रिकवर होगा 12,120 वाला बराबर, और जो बच गया 15,000 में से 12,120 लेस कर देंगे, जो बच गया वो 5650 में से एडजस्ट होगा। तो ये सीक्वेंस चलने वाली है। एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट का प्रोविजन देकर के आपको आंसर लिख देना चाहिए था। अभी हम यहां से आंसर सारे चेक भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर श्याम मुंदड़ा वॉज अ बिग बिजनेसमैन हैविंग 1 son 1 मैरिड डॉटर। बढ़िया भाई, एक बेटा है एक बेटी है, शादीशुदा है।
ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बढ़िया बात है भी, गिफ्ट दीजिए, अच्छी बात है। फॉर दिस पर्पस ही कॉल्ड हिज लॉयर एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट, गिफ्ट देने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, लॉयर कहता है लॉयर की बात माननी चाहिए, लॉयर कह रहा है भाई साहब रजिस्टर्ड करवा लो इसको। When they both were going for registration of document, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लगता है डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, और दोनों की यहाँ पे हो गई है डेथ। डेथ मतलब किसकी हो गई, लॉयर की और मेरे ख्याल से मिस्टर श्याम की, दोनों की हो गई ना। When they both were going, ओके, डेथ हो गई। लेटर द डॉटर जो है उनको डॉक्यूमेंट मिला, एंड क्लेम द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, उसने क्लेम किया कि मुझे हाउस मिलना चाहिए। तो अभी हमको देखना है कि ये गिफ्ट वैलिड है या नहीं है। अब बच्चों को बहुत सीधा सा है, इसमें दो चीजों को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक हमारा कंसेप्ट है नेचुरल लव और अफेक्शन का, यहां डॉटर और फादर का रिलेशन है, नेचुरल लव अफेक्शन है, हमारा नियर रिलेशन है, नेचुरल लव की वजह से प्रॉमिस किया है, लेकिन रिटर्न है, साइन है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। सो यहां पे डॉटर को इस प्रॉपर्टी पर कोई राइट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, गिफ्ट वैलिड नहीं है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर हम नेचुरल लव अफेक्शन क्यों लिखे, हम तो इसका आंसर गिफ्ट वाले पोर्शन से दे देंगे कि कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर ऑलवेज वैलिड। तो वहां लिखा हुआ है कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर वैलिड, ये गिफ्ट अभी कंप्लीट कहां हुआ, क्योंकि गिफ्ट को भी कंप्लीट होने के लिए उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा नेचुरल लव और अफेक्शन में, और रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वैलिड भी नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया सेक्शन 25 का एक्सेप्शन समझाओ आप, तो नेचुरल और अफेक्शन वाला उसको लिख दीजिए और फाइनल आंसर दे दीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन यहां पे इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट पे चलते, मिस्टर मुकुंद वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, अच्छी बात है भी, कार बेचना चाहता है। फॉर दिस पर्पज ही अपॉइंट मिस्टर पार्थ माइनर एजेंट, यहीं पे गड़बड़ कर दी, माइनर को अपना एजेंट बना दिया इसने, और मिस्टर मुकुंद ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि देख बेटा माइनर ऐसा है कि ये 2 लाख रुपए से कम पे मत बेचना। अब आप क्वेश्चन आगे का समझ ही गए होंगे, माइनर है, बच्चा है, सुनने वाला तो है नहीं, जो मना करोगे वो तो पक्की करेगा, है ना। तो 2 लाख से कम में मत बेचना। पार्थ ने यानी एजेंट ने उनके इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया और सेल कर दिया कार को मिस्टर नमन को 1,50,000 में। मुकुंद का कार माइनर एजेंट ने 1.5 लाख में किसी को बेच दिया। सोगा में भी ऐसा पॉइंट पड़ता है। लीगल पोजीशन, 2 चीजें पूछिए, क्या मुकुंद अपना लॉस माइनर से रिकवर कर सकता है? 50,000 का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी, माइनर को आप एजेंट बना सकते हो लेकिन उससे लॉसेस रिकवर नहीं कर सकते, तो हमारे नहीं कर पाएगा। क्या मुकुंद अपनी कार नमन से वापस, वो भी नहीं ले सकता। सोगा में भी अपन ने पढ़ा है नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल, है ना, नेमोडेट वाला रूल, उसका भी एक्सेप्शन ये लिखता है कि अगर इस तरह से किसी मर्केंटाइल एजेंट ने बेच दिया और खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया तो भाई ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ओनरशिप भी नमन को ट्रांसफर हो गई तो मिलने वाले, हालांकि आपको सोगा का रेफरेंस दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी राइट्स मिलने वाले मुकुंद को नहीं है। ये अपने को दोनों चीजें अच्छी तरह से आंसर में समझा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते। मुकेश इज रनिंग a grocery store in Delhi. He sell the grocery business including goodwill 1 lakh to Rohit. Okay. मुकेश का अपना ग्रोसरी का स्टोर है और विद गुडविल 1 लाख रुपए मिला करके उसने 5 लाख में अपना बिजनेस रोहित को बेच दिया। ठीक है भाई। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया मुकेश के साथ में, और उसके हिसाब से मुकेश कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर। भाई दूसरा ग्रोसरी स्टोर नहीं खोलेगा, ये तो ठीक है, सिमिलर काइंड मत खोलना भाई, इन द होल ऑफ इंडिया। और बाप रे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं करोगे, और वो भी अगले 10 साल तक। यार 10 साल तक किसी को बिजनेस से रोकना तो पंगा है, ये तो रीजनेबल नहीं लग रहा है भाई। रीजनेबल एक तो टाइमिंग के हिसाब से हो सकता है, या रीजनेबल हो सकता है आप एक पर्टिकुलर एरिया में लगाए, लोकल एरिया के अंदर आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस का तो समझ में आता है, लेकिन आप तो पता नहीं क्या रेस्ट्रिक्शन ऑल ओवर इंडिया 10 साल। मुकेश ने बोला ऐसी की तैसी तेरे एग्रीमेंट की भैया। उसने तो क्या किया कि दूसरा स्टोर जो है वो उसी सिटी के अंदर 2 महीने बाद ही खोल दिया। अब यहां पे पूछा रोहित को कुछ राइट्स मिलने वाले हैं क्या मुकेश का केस, तो भैया यहां पे रोहित को मुकेश के, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वॉइड ही हो गया, तो यहां पे कोई भी राइट्स मुकेश को, यहां पे मुकेश के अगेंस्ट में रोहित को नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज एग्रीमेंट्स बिकम्स वॉइड। ऐसा लगाना ही रेस्ट्रेन टू ट्रेड वाला पोर्शन हो जाएगा अपना, और रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अलाउड होता है, ये तो रीजनेबल भी नहीं है, सो वैलिड होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बराबर। चलिए जी नेक्स्ट पे आते। कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद सोगा शुरू हो रहा है। P left his carriage on D's premises, P ने अपना कैरेज डी की जगह पे छोड़ दिया है, और लैंडलॉर्ड ऑफ डी जो है उसने सीज कर दिया कैरेज को, क्योंकि डी का
रेंट ड्यू है, मतलब आप अपना सामान अपने किसी दोस्त के पास रख के आओ संभाल के रखने के लिए, और पंगा क्या हो जाए कि दोस्त जिस मकान में किराएदार है, दोस्त ने किराया चुकाया नहीं, मकान मालिक ने तुम्हारा सामान लेके अपने पास में रख लिया, ठीक है। तो पी ने यानी आपने सोचा यार अब सामान बहुत जरूरी है, तो रेंट का आपने पे कर दिया ताकि जो भी उनका किराया है वो निकल जाए और आपका जो सामान है वो रिलीज हो गया। क्या यहाँ पे आप अपने दोस्त से पैसा रिकवर कर पाओगे? कैन बी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी 100% बाई 100%। कौन सा अपना 69 है, कौन सा है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। किसी पर्सन ने पेमेंट किया, बिल्कुल सही है। जिसने पेमेंट किया उसका खुद का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बिल्कुल सही है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डी का था, बराबर। और यहाँ पे पेमेंट पी ने किया, मतलब लेकिन जो पेमेंट किया उसने खुद के इंटरेस्ट के लिए किया, यस खुद के कार्य को बचाने के लिए किया, तो ऐसे में वो दैट पर्सन से रिकवर कर सकता है, डी से रिकवर कर पाएगा। ये अपने को बिल्कुल आंसर में लिखना पड़ेगा। यहां आकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हमारे जो क्वेश्चंस थे बच्चे लोगों वो कंप्लीट हो गए। तो आइए आपको मैं एक बार आंसर्स की झलक दिखा देता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। ये देखिए, पहला अपन ने पढ़ा था कि दो कार हैं, कॉन्सिडर इडम नहीं है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे वाले में कोर्जन है, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरे वाले में ड्रग्स है भैया, इलीगल है, अनलॉफुल है। चौथा वाला जो है बिल्कुल प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बुक वाला जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, सो यहां पे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। सेकेंड वाला एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60, 61 सारी लगने वाली है, थ्योरी को बढ़िया तरीके से समझा दीजिए। फाइनल आंसर मैंने आपको बोला ही था कि सबसे पहले 9680 का चेक एडजस्ट कर लेंगे अपन, उसके बाद 15,000 बचे, उसमें से पहले 12,120 का, और जो बच गया वहां से अपना जो है एक और चेक जो था 5650 वाला वो अपन एडजस्ट कर लेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना था। तीसरा क्वेश्चन नेचुरल लव और अफेक्शन, सेक्शन 25 में आपको पहले ही कह चुका था, गिफ्ट वाला जो मिस्टर श्याम वाला था, तो प्रोविजन पूरा समझा दीजिए। रिटर्न वाला, रजिस्टर्ड वाला होना चाहिए, नेचुरल लव होना चाहिए, और पार्टीज के बीच में नियर रिलेशन होना चाहिए। और कंडीशंस यहां पे डाल दिया कि नियर रिलेशन है, सब कुछ है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, सो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, मुकुंद वाला जो क्वेश्चन है, माइनर वाला, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, सेक्शन 11 समझाओ। माइनर एजेंट बन सकता है, क्वेश्चन समझा दो। फाइनल आंसर कहता है, दो चीजें आपसे पूछी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है मुकुंद और पार्थ का वो एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन पार्थ यहाँ पे 50,000 के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप उसको नहीं फोर्स कर सकते, ये माइनर है। नमन ने जो एजेंट से परचेस किया उसको गुड टाइटल चले, सुगा आता है यहाँ पे बीच में, बराबर, और इस वजह से आप वो भी रिकवर नहीं कर पाओगे नमन से, जैसा हम लोगों ने बात की, बच्चों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 21, सिमिलर बिजनेस। अगर आप किसी का गुडविल एक्वायर करते हो, बिजनेस एक्वायर करते हो, तो कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस के लिए होना चाहिए, बट ऑब्वियस है लोकल लिमिट्स में हो। आप तो ऑल ओवर इंडिया, वो भी 10 साल, इतना कोई थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहां पे हुआ नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन यहां पे आपने 10 साल का लगा दिया भाई, जो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। सर यहां तो लिखा है वैलिड एग्रीमेंट, बच्चों ये लिखा है कि अगर रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होता तो वैलिड होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एग्रीमेंट मेड बिटवीन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। वॉइड इसलिए है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन इसने लगाया 10 साल तक ऑल ओवर इंडिया नहीं करोगे, वो अनरीजनेबल है, सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं बनाएगा। अगला सेक्शन आपको 69 मैंने बोला ही था, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पूरा समझा दीजिए। और फाइनल आंसर ये है कि हाँ भाई वो रिकवर कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो बढ़िया क्वेश्चंस बने हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आप लोग देख करके अच्छे से जा सकते हैं। चलिए जी, अब आपको सोगा के क्वेश्चंस पर लेकर के आता हूं, भारी भरकम क्वेश्चंस भाई, सोगा के भी दे रखे। अब सोगा के क्वेश्चंस में कहते हैं आयुक्त परचेज 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर 30 रुपीज पर केजी। भास्कर बोलता है कि दैट व्हीट इज इन वेयर हाउस इन द कस्टडी ऑफ किशोर। बच्चों समझना, आयुक्त हमारा गुड्स का परचेजर है, सेलर यहां पे कौन है? भास्कर। अब भास्कर कहता है कि गुड्स जो हैं वो किशोर के वेयर हाउस के अंदर पड़े हुए हैं, वेयर हाउस कीपर, और वेयर हाउस कीपर ये कंफर्म कर देता है कि आयुक्त ने गुड्स परचेज कर लिए, और अभी उन गुड्स को वो ऑन द बिहाफ ऑफ आयुक्त हेल्ड कर रहा है। बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, साफ पता लग रही है कि जहां बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि पहले मेरे पास गुड्स थे ऑन बिहाफ ऑफ भास्कर, नाउ आई एम होल्डिंग दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ आयुक्त, सेल हो गई। अब आयुक्त डिलीवरी लेता गुड्स की, उससे पहले होल व्हीट इन द वेयर हाउस हैज फ्लोडेड इन फ्लड, गया, ठीक है, बाढ़ आया, उसमें डूब गया। अब आयुक्त कहता है कि मेरा पैसा मुझे वापस करो, क्योंकि डिलीवरी तो मुझे अब तक हुई नहीं, सेलर ने मुझे दी नहीं। तो क्या आयुक्त यहां पे सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि
किशोर ने इसको एक्नॉलेज कर दिया कि वो आयुक्त के बिहाफ पे गुड सेल कर रहा है, तो इट मींस यहां पे बहुत सीधा सीधा सा ओनरशिप भी चली गई और इस वजह से आयुक्त को पैसा वापस मिलने वाला उसका नहीं है, डिलीवरी गुड्स की मानी जाएगी। अपने को ध्यान रखना है, भी आंसर अपन चेक भी कर लेंगे, ये आंसर में लिखना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है भारी भरकम बड़ा सा क्वेश्चन है, प्रियांश ऑर्डर एन आयरन विंडो टू एन आयरन मर्चेंट फॉर हिज न्यू हाउस। ठीक है, आयरन मर्चेंट सेंड जो उसका टेक्नीशियन था टू टेक द साइज ऑफ विंडो। टेक्नीशियन कम्स एट द साइड और साइज ले लेता एरिया की वेयर विंडो टू बी फिटेड। ठीक है ना, आफ्टरवर्ड आयरन मर्चेंट ऑन डिस्कशन विद द टेक्नीशियन इंटीमेट करता है प्रियांश को कि भाई आपको 5,000 रुपया इसका कॉस्ट लगेगा और 1,000 रुपया आपको एडवांस देना पड़ेगा। प्रियांश ने 1,000 रुपया एडवांस भी भिजवा दिया और बाकी बोला जब फिटिंग कर दोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। 3 दिन के बाद में टेक्नीशियन वहां पे पहुंचता है, वो ट्राई करता है फिट करने की लेफ्ट साइड में। इट वॉज नोटेड दैट जो साइज था विंडो का प्रॉपर ही नहीं था। अरे भाई तू कैसा टेक्नीशियन यार, साइज वाइज लेके गया था लेकिन यहाँ तो साइज के हिसाब से विंडो है ही नहीं। प्रियांश रिक्वेस्ट करता है आयरन मर्चेंट को कि या तो इसको रिमूव करो भैया डिफेक्ट को, या मेरा पैसा वापस करो, ये तुम्हारे से जो गलती हुई है इसको ठीक करो भाई, नहीं तो मेरा पैसा मुझे वापस करो। आयरन मर्चेंट रिप्लाई करता है कि विंडो वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर इस साइड, कि भाई आपके लिए बनाई दी है तो हमने, और अभी ये डिफेक्ट जो है वो दूर नहीं हो सकता है और ना कोई ये लकड़ी मतलब ये हाँ जो विंडो बनाई वो और कहीं पे यूज आएगी, तो हमारे काम की नहीं है। सो ही विल नॉट रिफंड द एडवांस मनी, रेदर प्रियांश को बाकी का पैसा 4,000 उसको देना पड़ेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्टेट रीजन के साथ बताओ सोगा के साथ, वेदर प्रियांश कैन टेक हिज एडवांस बैक। बच्चे लोगों को क्या कहते हो? अब हम कहें कि सर ये बायर भी अवेयर वाला पॉइंट है। नहीं भाई, बायर क्या अवेयर, सामने वाले पे हमने भरोसा किया, सामने वाला बंदा आ गया। और जब आप उस चीज को समझते हो, आपका टेक्नीशियन आकर के देख के जा रहा है, तो गुड्स जो आप हमको सप्लाई करोगे, देखो ना तो सैंपल लग रहा है ना डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, सब कुछ देख के गया है। गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो यहाँ मर्चेंटेबिलिटी क्या है कि जिस साइज में है उसमें वो आयरन का जो भी इनका विंडो है वो फिट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, मींस मर्चेंटेबिलिटी नहीं है। और जहां मर्चेंटेबिलिटी नहीं है मतलब वहां पे सेल का एग्रीमेंट भी वैलिड होने वाला नहीं है, इंप्लाइड कंडीशन ब्रेक होगी। और इंप्लाइड कंडीशन ब्रेक होती है तो आपके पास में क्या राइट्स हैं कि जो पैसा वैसा दिया भैया वापस दो, हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ प्रियांश को 1,000 रुपया वापस लेने का राइट है, या तो सामने वाला ठीक करके दे, नहीं तो 1,000 रुपया वापस लेने का राइट मिलने वाला है। तो पूरा मर्चेंटेबिलिटी वाला पॉइंट समझा करके अपने को आंसर लिख देना चाहिए। अभी आपको आंसर में यहां से बता भी देने वाला हूं। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते, सोगा के क्वेश्चन सारे देख लेते। हाँ, आयुष्मान इज द ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट इंद्रप्रस्थ मार्ग न्यू दिल्ली पर। ही वांट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट रवि एन एजेंट। रवि को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। कंडीशन वही डाली है रवि को कि अरे तो सेम क्वेश्चन, उधर माइनर था इधर एजेंट है। अभी जो आपको नेमोडेट बोल रहा था वही वाला क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम। प्रॉपर्टी आयुष्मान की है, एजेंट रवि को बोला 5 करोड़ से कम में मत बेचना। पक्का इसने 5 से कम 4 करोड़ में मुदित को बेच दिया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, जिसने गुड फेथ में खरीद भी लिया। और रवि ने क्या किया, एजेंट ने एक और बदमाशी करी, मिस एप्रोप्रिएशन भी कर लिया, मनी का पैसे गबन कर लिया, खा गया जो मुदित से मिले। आयुष्मान जो है वो एक तो मुदित पर केस करता है कि लाओ मेरा प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो। तो डिसाइड करके बताओ आयुष्मान, ना रे नहीं भाई, उसको कहां पकड़ रहा है तू। नेमोडेट का पहला एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के पास प्रॉपर्टी थी, बेचने का राइट था, और अगर उसने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो भी खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा, ओनरशिप तो गई भी। तो जो क्वेश्चन पूछा है ना अपने से, आयुष्मान फाइल ए सूट अगेंस्ट मुदित फॉर रिकवरी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो तो मिलने वाली नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा में आपको मैं बता दूं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि पूछा नहीं है। आयुष्मान के पास एक ही राइट है कि वो जो रवि उसका एजेंट है, आप उस पर सूट फाइल करो, उसने इंस्ट्रक्शन नहीं माने तो 50,000 का जो लॉस हुआ, नहीं 1 करोड़ का, और प्लस वो पैसे लेके भी भाग गया, उसके लिए आप केस कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी का ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ पक्की बात है, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ए एग्री टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट, 10 डेज क्रेडिट के ऊपर बेचा है। द पीरियड ऑफ 10 डेज एक्सपायर्ड एंड द गुड्स वर स्टिल इन द पोजीशन ऑफ, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड निकल गया, गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन के अंदर ही पड़े हुए हैं, और बी ने अभी तक पैसा भी नहीं चुकाया है। और इधर हमारा बैग दिवालिया हो गया भाई, इंसॉल्वेंट। अब ये कहता है मैं तो गुड्स नहीं दूंगा, राइट ऑफ लियन यूज करूंगा, तो क्या होगा, मैंने आपको कहा था यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर बी का और ये हमारा अनपेड सेलर आपस में लड़ रहा है। रिसीवर कह रहा है भाई इन गुड्स का मालिक दिवालिया हो चुका है, मैं तो गुड्स को लेकर के जाऊंगा। ये बोलेगा ऐसा कैसे जाएगा भाई, पहले मेरा पैसा चुका के जाओ। तो 100% राइट्स हैं लियन के। लियन का कंडीशन ही होता है कि पैसा नहीं आया है और सामने वाला इंसॉल्वेंट अगर हो गया तो यहाँ पे आई हैव राइट टू यूज राइट ऑफ लियन, बिल्कुल एक्सरसाइज करेगा, ये अपने को राइट ऑफ लियन यहाँ पे समझाना है।
डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट बच्चों बहुत सारे पॉइंट दे रखे, एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उतने पॉइंट आपको लिख देने चाहिए। सेल और एग्रीमेंट का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, अभी अपन देख लेते हैं। यहां आकर के अपना सोगा के जो क्वेश्चंस का पार्ट है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। ये देखिए आपको 7th क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 3 टाइप का डिलीवरी होता है भाई, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। और क्लियर इन्होंने समझा दिया कि एक्चुअल पोजीशन एक्नॉलेजमेंट होता है तो इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो यहां पर आयुक्त राइट नहीं है और पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि डिलीवरी तो हो गई। आप देख भी सकते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का पॉइंट है। नेक्स्ट कहता है वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शुड बी मर्चेंटेबल। पोजीशन वाला पॉइंट अपना मैंने कहा था आपको मर्चेंटेबल वाला पॉइंट इसमें लगाइएगा बच्चे लोगों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दे दिया गया था, सब कुछ प्रॉपर था, तो वापस पर्पस बताने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि जब आपका खुद का बंदा आ रहा है और क्लियर है कि साइज प्रॉपर नहीं है, मर्चेंटेबल कंडीशन में नहीं है, इंप्लाइड कंडीशन थी इसकी, तो वॉइड होगा और पैसा वापस करना ही पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों अपना वो था मर्केंटाइल एजेंट वाला, सेक्शन नंबर 27 कंडीशंस दे रखी है, आपने पढ़ रखी है। उसके बाद उसकी कंसेंट में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा है और सेलर को पता नहीं था कि भाई इसको 4 करोड़ में बेचने का राइट है कि नहीं है, तो इस बेस के ऊपर उसने जो प्रॉपर्टी खरीद लिया तो आयुष्मान उससे रिकवर नहीं कर सकता है। देखो एक दोनों चीजें लिख दी, मुदित ऑब्टेन अ गुड टाइटल, हेंस आयुष्मान कांट रिकवर प्रॉपर्टी फ्रॉम द मुदित। जैसे मैंने आपको कहा था लॉसेस जो है वो आप रवि अपने एजेंट से रिकवर कर लो जो भी है, लेकिन प्रॉपर्टी का ओनरशिप पर ट्रांसफर हो गया, आपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए 10th वाला राइट ऑफ लियन, मीनिंग समझा दो। गुड्स क्रेडिट के ऊपर बेचे थे, क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, हमारा पैसा हमको नहीं मिला है, तो बिल्कुल हम गुड्स को रोक सकते हैं भाई, वो इंटाइटल कर सकता है अपना राइट ऑफ लियन बिकॉज बायर बिकम इंसॉल्वेंट और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और हमारा पेमेंट भी हमको नहीं मिला, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है बच्चों, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंसेस में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़े हुए भी हैं, बहुत सिंपल भी है, तो कोई भी 5 पॉइंट से ऊपर का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो 5 पॉइंट्स याद करके जाओ, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत इजीली आप इस आंसर को लिख करके आ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे लेके चलता हूं बच्चे लोगों आप लोगों को मैं, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप का। किधर गया भाई, अच्छा यहीं से शुरू हो रहा है। चलिए जी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इस बार पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी बहुत जोरदार दिए दिख रहे हैं अपने को आरडीपी के अंदर। क्या लिखा है बच्चों, मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम आर वर्किंग एज अ टीचर ओके इन ईश्वरचंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल एंड ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त भी हैं, बढ़िया। दे जॉइंटली परचेज अ फ्लैट, उन्होंने एक फ्लैट जो है वो जॉइंटली परचेज किया है भाई, विच वॉज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर जॉन, को किराए के ऊपर दे दिया। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दैट रेंट वुड बी ऑफ 10,000 पर मंथ, बढ़िया, इंक्लूसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड रहेगा, मीन्स नहीं एक मिनट, इंक्लूसिव इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड बाय द लैंडलॉर्ड, ओके हो गया, लैंडलॉर्ड पे करेगा, एक्सक्लूसिव तो मतलब अलग से रहेगा, वो इंक्लूसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अलग से देना है, इनको खाली कितना देना है भाई 10,000 रुपया जो है वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड द रेंट वुड बी 10,000 पर मंथ, ओके ठीक है। हाँ लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ये इट मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड बाय द लैंडलॉर्ड, अपन इस लाइन पे इंक्लूसिव नहीं समझ में आया तो इस लाइन पे फोकस कर लेना कि भाई बिजली का बिल जो है वो लैंडलॉर्ड पे करेगा, लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करता है मार्च का, इस वजह से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन कट कर देता है। किराएदार को बेचारे को दिक्कत हो गई, जॉन को, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2800 रुपए का पे किया प्लस साथ में 200 का पेनल्टी भी पे किया, बेचारे का 3,000 रुपया लग गया, ठीक है, वापस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराया। अब मिस्टर जॉन जो है वो 3,000 रुपया मांगता है मिस्टर राम से, जबकि 2 जने राम और रहीम, राम को बोलता है पूरा 3,000 निकालो, अच्छा उसने क्या बोला कि 3,000 निकालो भाई, तुम लोग पार्टनर्स हो, मैं तुमसे 3,000 पूरे ले लूंगा, तुम मुझसे 1,500 लेते रहना। राम रिप्लाई करता है कि वो तो खाली 1,500 के लिए लायबल है भाई, मैं पूरे 3,000 मैं क्यों दूं। जॉन कहता है कि तुम और मिस्टर रहीम पार्टनर्स हो और इसीलिए दे आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल, तो मैं किसी भी एक से पूरा 3,000 मांग सकता हूं, बाद में तुम बंटवारा करते रहना। तो एक्सप्लेन आपको करना है कि क्या राम यहाँ पे पूरे अमाउंट के लिए लायबल है क्या। बच्चे लोगों बहुत जोरदार क्वेश्चन है, पढ़ते ही लगता है कि यस सर जॉइंटली एंड सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल, लेकिन सबसे बढ़िया बात बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप है ही नहीं। 2 स्कूल के टीचर्स हैं मिलकर के एक जॉइंट प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, इट इज अ मैटर ऑफ को ओनरशिप कह सकते हो, जॉइंट ओनरशिप कह सकते हो, उसका मैटर है। और जॉइंट ओनरशिप जब आपकी होती है तो ये म्यूचुअल एजेंसी वाला रूल या जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल वाला रूल कभी नहीं लगता है, और इस वजह से वाकई में
राम जो है वो 1500 के लिए ही लायबल है। मींस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जॉन को दोनों से मांगने पड़ेंगे, राम से भी 1500 अलग और रहीम से भी 1500 आपको लेने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अकेले उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप है ही नहीं, बिजनेस होना चाहिए ना। पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था अपने बच्चे लोगों को, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कहाँ है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे चढ़ा दिया और उसकी इनकम को बांट रहे हैं। तो ना तो बिजनेस वो जो बिजनेस की तरह चले, ग्रो करे, ना वो कुछ हो रहा है प्रॉफिट आप कमाओ, प्रॉफिट नहीं, रेंटेड इनकम है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप है ही नहीं। बहुत जोरदार क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने को लिखना चाहिए सारा यहाँ पे कि देयर इज नो पार्टनरशिप की कंडीशंस लिखो, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है देखने में। श्याम, मोहन एंड केशव, एक ही आदमी के तीनों नाम, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग है। पार्टनर्स भी कहां है देखो, नंदलाल गोकुल वाले इन कंपनी में, जोरदार। दे म्यूचुअली डिसाइडेड दैट श्याम विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स। ओके, ये डिसाइड कर रहे हैं भाई कि श्याम जो है वो गुड्स को एक्चुअल के अंदर बेचेगा, मोहन जो है वो गुड्स को परचेस करेगा, और केशव जो है वो अकाउंट्स की लुक आफ्टर करेगा। सबने अपना अपना काम आपस में बांट लिया, एक जना दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करेगा। वंस जब श्याम और केशव जो है, श्याम भाई साहब कौन है भाई, जो गुड्स को सेल करने का काम करते हैं, है ना, और दूसरा कौन, केशव जो अकाउंट्स देखते हैं। दोनों के दोनों जो है वो आउट ऑफ टाउन है। मोहन जो खाली गुड्स की परचेस करने का काम करता है ना, ठीक है, वो वहां पे है, और उसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस ऑफ देयर गुड्स इज गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी विच वुड रिजल्ट इन हेवी लॉसेस टू फर्म इफ गुड्स नॉट सोल्ड इमीडिएटली। अगर इमीडिएट माल को नहीं बेचा तो नुकसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली उसको क्या करने वाली है, अपने कंट्रोल में करने वाली है, तो प्राइस नीचे जाएंगे। तो उसने कहा यार मैं तो परचेजर बंदा हूं, मुझे तो सेल की जिम्मेवारी दी हुई नहीं है, ना मेरे पास राइट है माल को बेचने के। यार बेचने का राइट नहीं है तो क्या करूं। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट श्याम, जिसको बेचने का राइट था, उससे उसने कॉन्टेक्ट कर ट्राई किया। वेन मोहन कुडंट द श्याम, वो श्याम से बात नहीं कर पाया, यार उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया कि मारा, अभी ये मत कहना कि सर वो और केशव साथ में थे, इसको नहीं किया तो केशव को कर लेता। अल्टीमेटली मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया कि कम प्राइस के ऊपर माल को बेच दिया। लॉस हुआ भाई, वो कहते हैं ना भागते भूत का लंगूट भला, जो आए वो ठीक है ना, कहावत है ना अपनी, तो ठीक है लॉसेस के अंदर बेचा तो लॉसेस को लेकर कुछ तो आएगा, नहीं आने से कुछ आना ठीक है। देयर आफ्टर श्याम और केशव जो है उन्होंने डिनाई कर दिया लॉस बियर करने से। उन्होंने कहा बदमाश आदमी, तेरे को परचेस का राइट है, तूने बेच कैसे दिया, वो भी हमसे बगैर पूछे, हमको तो सुनना ही नहीं है, सारा लॉस तू भरेगा, हम तुझसे लेंगे, ठीक है। ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स इज रिड्यूस प्राइस एंड इट्स ओनली श्याम हु एक्सप्रेस ऑथोरिटी, खाली श्याम को ऑथोरिटी था, तूने कैसे बेच दिया। अब आपको बताना है क्या करना है बच्चों, काम तो ऑथोरिटी से बाहर निकल के किया, लेकिन एक पॉइंट आपने पढ़ा है इमरजेंसी वाला पॉइंट। इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर अपने पावर के बाहर जाकर के काम कर सकता है। फर्म को जो एक प्रूडेंट पर्सन करता, दूसरा फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए किया है, तो यहां रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द लॉसेस। ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा, बढ़िया पॉइंट है, अभी अपन पढ़ेंगे आंसर भी इसका, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे पूरी कर, इमरजेंसी में आपके पावर्स पार्टनर के बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, द फर्म डिसॉल्व, 12 जून को फर्म डिसॉल्व हो गई, लेकिन पब्लिक नोटिस दिए ही नहीं है, तो मजे करो भाई। और एक्स ने कुछ गुड्स 12 तारीख के बाद फर्म के नेम से परचेज कर लिए जेड से, जेड को भी डिसोल्यूशन के बारे में पता नहीं है। बाद में एक्स जो था वो जिसने पावर से बाहर, मतलब डिसोल्यूशन के बाद भी जिसने गुड्स परचेज की वो तो दिवालिया हो गया, और जेड ने वाई पर केस कर दिया रिकवरी के लिए। कर सकता है क्या, यस वाई रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन फर्म का माना जाएगा एट द टाइम ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, तो दिया ही नहीं गया। और ऐसे में एक पार्टनर ने अगर कुछ भी फर्म के नाम से कर लिया तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें से भी जब एक दिवालिया हो गया तो जो बच गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनेगा। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए कि डिसोल्यूशन वाले पॉइंट में कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, स्टेट द मोड्स जहां पे पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर सकता है। अभी सेक्शन 29 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है। और ट्रांसफरी के राइट्स क्या क्या होंगे, बुक्स में इंटरफेयर तो कर नहीं पाएगा, बिजनेस में इंटरफेयर कर नहीं पाएगा, खाली प्रॉफिट शेयर ले पाएगा, और फर्म के वाउंड अप के टाइम के अंदर जरूर उसको राइट्स मिलेंगे इंटरफेयर करने वाला। वो अपने को पूरा सेक्शन 29 यहाँ पे लिख देना चाहिए। चलिए जी, तो मैं आपको यहां से पार्टनरशिप के आंसर्स भी बता देता हूं। पार्टनरशिप मैंने कर लिया, ये देखो यहां से रहा आंसर। ये रहा पहला नंबर पॉइंट बच्चे लोगों की, किसी भी पार्टनरशिप को चलाने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और कैरिड बाय ऑल चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में जो है वो राम जो है वो पार्टनरशिप है ही नहीं। देखो स्कूल टीचर्स हैं, वो तो खाली रेंट पे फ्लैट दे रखा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो ये काम उन्होंने बिजनेस की तरह नहीं किया, सो ओनरशिप है ही नहीं। तो यहाँ पे राम सिर्फ 1500 के लिए और रहीम 1500 के लिए ज्वाइंटली सेवली वाला पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा, ये अपने को लिखना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों अपना, जहां पे ऑथोरिटी वाला,
तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी पूरा समझाएगी, लेकिन इमरजेंसी के अंदर पावर से बाहर निकलने का राइट है। इमरजेंसी में वो सारे काम कर सकता है जो फर्म को लॉस से बचाने के लिए एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन करता, तो उसने भी किया। तो यहाँ पे सेल बिल्कुल फर्म को बाउंड करेगी, इमरजेंसी में आपके राइट्स बनेंगे, अपने को लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे लोगों, फर्म का डिसोल्यूशन सेक्शन 45, पार्टनर्स कंटिन्यू लायबल रहेंगे थर्ड पार्टीज के लिए जब तक उनको नोटिस नहीं दे देते वो, अंटिल पब्लिक नोटिस गिवन। और एक्स और वाई है और एक्स दिवालिया हो गया है, जेड ने वाई पर केस किया है, तो बिल्कुल केस वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आपको नोटिस देना चाहिए था, है ना। पब्लिक नोटिस तक रेस्पॉन्सिबिलिटी चालू रहती है, तो एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो वाई जो है वो जेड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 29 मैंने आपको कह ही दिया था, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, बुक्स नहीं देख पाएगा, इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम के ऊपर उसको शेयर्स भी लेने का राइट है, और शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए उसको वहां तक के अकाउंट्स देखने का भी पूरा राइट जो है वो लॉ प्रोवाइड करती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, क्लियर, समझ में आया? बढ़िया सब पॉइंट है बच्चे लोगों, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। चलिए जी, अब आखिरी दो चीजें बचती है बच्चों, एलएलपी और कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन हमारे पास में है, तो आइए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। एलएलपी का तो आई थिंक एक आध क्वेश्चन इन्होंने शायद दे रखा हुआ था, एलएलपी और कंपनी अपन साथ ही देख लेंगे। अरे किधर गया यार, आंसर्स पे आ गया मैं। हाँ जी, ये रहे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्या बोला है भाई, स्मॉल एलएलपी को समझाना है बच्चे लोगों को, जैसे स्मॉल कंपनी होती है वैसे स्मॉल एलएलपी भी है। हाँ, बहुत सीधी डेफिनेशन आपको दे रखी है, कंट्रीब्यूशन जिसका 25 लाख मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और जिसका टर्नओवर जो है वो नॉट एक्सीड 40 लाख होना चाहिए, 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे वहां स्मॉल कंपनी अपनी अब 4 करोड़ 40 करोड़ होगी, वैसे यहाँ कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल 25 लाख और टर्नओवर जो है वो कितना 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तो वो अपनी स्मॉल एलएलपी होगी। सिंपल डेफिनेशन आपको दे रखी है, वो लिखनी है। फिर यहां से बच्चों कंपनीज का क्वेश्चन शुरू होता है। इन द फ्लावर फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ 5 मेंबर है, सारे के सारे एक बोट के थ्रू प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं ओपन सी में, बोट जो है वो डूब गई है और सारे के सारे जो है वो डूब गए, शिप जो है वो डूबी, सब डूब गए। रियल परपेचुअल सक्सेशन का क्वेश्चन है, नोट्स में भी है। तो क्या यहाँ पे फ्लावर फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर, नहीं भाई, रॉन्ग है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन कहता है कंपनी मर भी नहीं सकती है कभी भी, कंपनी ऑलवेज चलेगी, होगा तो उसका प्रॉपर डिसोल्यूशन होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी मेंबर, तो कंपनी स्टिल गोइंग ऑन, हमेशा चलेगी, वो लिखना है। तो परपेचुअल सक्सेशन यहां पे समझा दीजिए। सेकंड है कि फर्दर इट इज करेक्ट दैट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, रॉन्ग है भाई, आर्टिफिशियल पर्सन है बट कंपनी इज ए लीगल पर्सन, सो कंपनी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। मतलब एक तरफ आपसे पूछ लिया परपेचुअल सक्सेशन, दूसरा आपसे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो पॉइंट है, कंपनी कैन एक्वायर इस प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, वो भी पूछ लिया। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझा देने चाहिए। चलिए आखिरी 3 क्वेश्चंस। ABC Limited was into sale and purchase of iron rod. This was the main object of the company. iron rod का परचेज सेल है जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में जॉन के साथ एंटर होती है फाइनेंस करने के लिए उसको। अरे भाई फाइनेंस नहीं कर सकते, अल्ट्रा वायरस है। एशबरी रेलवे कैरेज जो तुमने फाइनेंस की बात कर ली थी, जो अलाउड ही नहीं था, काम ही तुम्हारा कुछ और है। तो रेफरेंस के साथ आपको अल्ट्रा वायरस समझाना है और कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों अल्ट्रा वायरस समझा दो, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए, कॉन्सिक्वेंसेस एब्सोल्युटली वॉइड होगा और रेडिफिकेशन ऑल मेंबर्स मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, वो अपने को समझा देना चाहिए। चलिए जी आखिरी 2। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट बोर्ड जो है वो लोन ले सकते हैं अप टू 5 लाख का बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। इन दैट केस द लोन अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, तो अपने को एसआर की जरूरत पड़ेगी। बच्चों इंडोर मैनेजमेंट दिख रहा है मुझे, तो ये अर्जेंट नीड की वजह से बोर्ड ने अप्लाई किया एक बैंक को फॉर ₹10 लाख, 10 लाख का लोन उनको चाहिए था, विदाउट पासिंग द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। लेकिन जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं किया। BOD gave an undertaking to bank। अब BODs ने बैंक अंडरटेकिंग टू बैंक, बैंक को क्या बोला कि हमने एसआर पास कर लिया, मतलब बैंक को झूठ बोल दिया कि हमने एसआर पास कर लिया सर, और 10 लाख का लोन उनसे ले लिया, जबकि एसआर पास किए नहीं था। बैंक ने बिलीव करके पैसा दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट, कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया। कंपनी बोलती है अल्ट्रा वायरस, नहीं अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट लगेगा बच्चों, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइड। यानी बैंक यहां पर प्रिजम्पशन लेकर के चलेगी कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड, आपने पूरी कर दी होगी, एसआर पास कर दिया होगा,
चेक करने की जिम्मेवारी लेंडर की थर्ड पार्टी की नहीं है, वो अपने को रूल लगाना है। कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, भाई कंपनी लायबल होगी। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बच्चों, कंट्रोल के बेसिस पे 3 तरह की कंपनी अपन ने पढ़ी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। 51% ऑफ से ज्यादा 51% और मोर का वोटिंग पावर अगर कंट्रोल में हो, या कंट्रोल ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो होल्डिंग समझा देना, एक लाइन का ही है। सब्सिडरी में समझाना। एसोसिएट कंपनी जहां पे आप लोग जानते हो एटलीस्ट 20% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब 20% के वोटिंग पावर पर कंट्रोल हो, तो एसोसिएट कंपनी इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर कंपनी का फॉर्मेशन होता है, वो अपने को पूरा आंसर में दे देना चाहिए। आइए आपको आंसर्स की तरफ लेके चलता हूं बच्चों। ये देखिए, पार्टनरशिप अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये देखो यहां पे आता है स्मॉल एलएलपी, मैंने आपको कह दिया था 25 लाख रुपया ये रही। 40 लाख 40 लाख 40 लाख किधर गया भाई? 40 लाख अरे गायब है। 40 लाख वो तो एक्स्ट्रा लिमिट जो दे रखी है अपने को आगे की फ्यूचर की, बस ये आपको समझा देना है। ये देखिए, परपेचुअल सक्सेशन समझाना है, सब मर भी गए तो भी कंपनी चलेगी। और सेकंड नंबर, कंपनी भाई सब कुछ कर सकती है, कंपनी लीगल काम सारे कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो भी अपने को समझा देना चाहिए। फिर बच्चे लोगों को अल्ट्रा वायरस पूरा समझा दीजिए, जितना आपने पढ़ा है सब कुछ समझाओ। हैशबेरी रेलवे कैरिज के केस का नाम लगाना तो उसको भी पूरा समझाइए। और इफेक्ट्स में अपन ने कहा था वॉइड होता है, कैनॉट रेडिफाई, भले यूनानिमस कंसेंट आ जाए, सारे ऑल शेयर होल्डर रेडी हो जाए, तो भी ये वैलिड होने वाला नहीं है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। पब्लिक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आपको कह चुका था, इंडोर मैनेजमेंट रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड का क्वेश्चन है। तो बैंक कैन क्लेम द बैंक प्रिजम्पशन लेकर के चलेगी कि हाँ हम क्यों चेक करें भाई, अब तो मान के चलेंगे कि आपने रूल पास कर दिया होगा, मतलब रिजोल्यूशन पास कर दिया होगा, तो बिल्कुल बैंक यहाँ पे पैसा क्लेम कर सकती है। बैंक कैन बिलीव ऑन द अंडरटेकिंग, उन्होंने जो प्रॉमिस किया उस पर बिलीव कर लेंगे, हमको चेक करने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं है। कंप्लीट। लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, जैसा आपको मैंने कहा था, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को समझा दीजिए, और एसोसिएट कंपनी को आप जब समझा देते हैं तो आपका काम यहाँ पे पूरा, एसोसिएट कंपनी पूरा यहां तक था, यहां आकर के अपना काम जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाता है कंप्लीट। अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे एसोसिएट कंपनी में आई थिंक एक छोटा सा पंगा किया लगता है। इन्होंने यहाँ पे नहीं, टोटल वोटिंग पावर तो दिया है, ये बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने टोटल वोटिंग पावर दिया है। और ये पुराना जब यहाँ कैपिटल था ना, तो ये 2 पॉइंट होते थे, ये नहीं भी लिखेंगे क्योंकि अब कैपिटल तो है नहीं, अब तो टोटल वोटिंग पावर है, जिसका मीनिंग ही अलग है। ये आप लोगों को आंसर में लिख देना चाहिए। बराबर क्लियर? तो ये आप लोगों का रिवीजन टेस्ट पेपर यहां आकर के हो चुका है एब्सोल्यूट कंप्लीट। पूरा अच्छे से इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बच्चे लोगों को बहुत सारी आगे की चीजों को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।